कोई एक व्यक्ति जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, होटल के कमरे में जाते हैं, एक कमरा बुक करते हैं और वहाँ पर ये शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं या समझिए कि सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के पर्पस से ये किसी होटल में कमरा लेते हैं, तो क्या ये लीगल है? नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको याद होगा कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो थी भारत में वेश्यावृत्ति पर क्या कानून बने हुए हैं और उन कानूनों का किस तरह से पालन हो रहा है और कौन कौन से ऐसे लूप होल्स उसमें रह गए हैं जिसका फ़ायदा उठाकर अभी भी वेश्यावृत्ति के जो जगह है वो अभी भी चल रही है। क्यों हम प्रोस्टिट्यूशन को जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाए, क्या कारण है, क्या लूप होल्स हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब के बारे में मैंने चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी। अभी मुझे एक मेल मिला है इसी वीडियो से संबंधित। उन्होंने आगे इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है, कुछ और इनको जानकारी चाहिए। वो जानकारी ये है, आई एम कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव। एक्चुअली इनका क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ वो ये है कि यदि ये व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है या कोई शादीशुदा या विवाहित महिला या पुरुष हैं लेकिन आपस में पति पत्नी नहीं हैं, और ये एक किसी होटल के कमरे में जाते हैं, एक कमरा बुक करते हैं और वहाँ पर ये शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं या समझिए कि सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के पर्पस से ये किसी होटल में कमरा लेते हैं, तो क्या ये लीगल है? क्या इसमें इनको कोई दिक्कत आने वाली है क्या? और यदि ऐसे में कोई इनके पास पुलिस ऑफिसर आ जाता है या पुलिस आ जाती है और इनके होटल रूम का दरवाज़ा खटकाती है और इनको किसी तरह से घबराहट पैदा होती है, तो ये क्या करें ऐसे केसेस में जब किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर पुरुष और महिला जो दोनों की उम्र है ये 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों बालिग होने चाहिए। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप आपस में पति पत्नी हैं या नहीं हैं, दैट हार्डली मैटर्स, वो मैटर नहीं करता। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब ये किसी होटल में जाते हैं और फॉर द सोल पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से होटल में कमरा बुक कराते हैं और कमरे में इनको दरवाजे पे नॉक होता है और ये लोग देखते हैं कि पुलिस है। अब इनको क्या करना चाहिए? तो आपको मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है और क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, क्या सावधानियाँ आपको लेनी हैं। देखिए, जैसे ही आप होटल में जाते हैं, होटल का कमरा बुक कराने जाते हैं, तो वहाँ पर रिसेप्शन पे आपसे आपका आईडी मांगा जाता है, आपका पहचान पत्र मांगा जाता है, लड़के का भी लड़की का भी, या हो सकता है किसी एक का मांगा जाए। आप दोनों में से किसी एक का आईडी मांगा जाएगा, आपका नाम पता पूछा जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर आप अपना आईडी दें, आईडी की फ़ोटोकॉपी दें और जो रजिस्टर है वहाँ पर अपना सही नाम पता, अपना भी और अपने दूसरे पार्टनर का भी सही नाम पता दें। उसके गलत नाम पता देने के क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब आपने अपना नाम पता जो है वो ठीक ठाक रजिस्टर में रख दिया है और आईडी भी अपना उनको दे दिया है, आईडी का एक फ़ोटोकॉपी दे दी है, और इसके बाद आप अपना होटल के कमरे में चले गए और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और आपसे सवाल जवाब करने लगती है और आप घबरा जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? पहली बात, आप जान लीजिए कि आप इस प्रकार कोई अपराध नहीं करते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं और दोनों पति पत्नी नहीं हैं आपस में, आप दोनों में से कोई भी एक शादीशुदा है और दोनों पति पत्नी नहीं हैं, या दोनों शादीशुदा हैं और दोनों पति पत्नी नहीं हैं आपस में, तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 497 जो है एडल्ट्री, वो ख़त्म हो चुका है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप यदि एडल्ट्री करते हैं तो आप जो है 497 सेक्शन अब नहीं है फोर्स में, तो इस वजह से आप कोई अपराध नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी पकड़े जाने पर, सिद्ध हो जाने पर ये तलाक का एक ठोस आधार है। चलिए, अब दूसरा केस ले लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं जो कि एक होटल का कमरा लेते हैं। उसी प्रकार से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अब वो एक कमरे में हैं और उनकी दरवाजे पर नॉकिंग होती है और वो देखते हैं कि पुलिस है। अब वो लोग घबरा जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योर राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप भारतीय कानून के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको भारत का संविधान जो है पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम देता है, मूवमेंट की फ्रीडम देता है आपको।
तो आप यहाँ पर कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर आप दोनों 18 साल से उम्र आप क्रॉस कर चुके हैं, 18 साल से ऊपर आप किसी भी उम्र के हैं, हार्डली मैटर्स, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप दोनों बालिग होने चाहिए। अब जो पुलिस है आपसे पूछती है, आपका नाम पता पूछती है, जिसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पुलिस यदि आप घबराते हैं तो आपका हो सकता है कि वो किसी प्रकार का शोषण करे, या हो सकता है आपसे कुछ पैसा निकलवाने की कोशिश करे। तो मैं कहूँगा यहाँ पर पहली बात, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके दोनों जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं 19 और 21, आप उसके तहत प्रोटेक्टेड हैं। भारत का संविधान आपको आज़ादी देता है। और अब पुलिस आपसे आपका नाम पूछती है, आपका पता पूछती है और आपका रिलेशन आपस में पूछती है, तो आपको यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस को बता सकते हैं कि आप नीचे रजिस्टर देखिए, अपना पहले तो आईडी दीजिए कि ये रहा हमारा आईडी और ये रहा मेरा नाम और पता, जो कि आप ठीक ठीक देंगे। दोनों का नाम पता दोनों का मांगे, दोनों का दे दीजिए। और नीचे रजिस्टर में भी जो है आपने ठीक से नाम पता लिखा हुआ है, तो पुलिस वहाँ जाके भी चेक कर सकती है। वहाँ पर आपको अपना रिलेशनशिप जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं कि हम फ्रेंड हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि पुलिस हो सकता है आपको धमकाने की कोशिश करे कि आप अपने पेरेंट्स से हमारी बात कराइए, अपने मम्मी पापा से हमारी बात कराइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पुलिस को ये भी हक नहीं है कि आपके घर वालों को फ़ोन करें। पुलिस आपके घर वालों को तभी फ़ोन कर सकती है जब आप अरेस्ट होंगे। तो यहाँ पर अरेस्ट करने का जब कोई चार्ज ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर अरेस्ट करने का कोई रीज़न ही नहीं बन रहा है, तो आपसे सिर्फ आपका नाम पता लिखवा के, और यदि वो कहते हैं कि आपने मम्मी पापा से बात कराइए, तो यहाँ पर आप साफ मना कीजिए कि आपको पुलिस का कोई यहाँ पर अधिकार कानूनी नहीं है कि वो आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को फ़ोन करे या आपको परेशान करे। और कई जगह मैंने देखा है कि पुलिस रेड के नाम पर वहाँ पर गई और वहाँ से कुछ लड़के लड़कियों को पकड़ा और उनकी फ़ोटोज़ भी जो हैं वो भी रिलीज़ कर दी, उनकी वीडियो रिलीज़ कर दी टीवी पर। तो यहाँ पर पुलिस के खिलाफ़ एक और कार्रवाई बनती है, आपको डिफेम करने का, आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने का जो चार्ज है वो भी पुलिस पर आ जाता है। तो वैसे पुलिस यहाँ पर बहुत सावधान है। यदि पुलिस ने इस प्रकार की कोई गलती कर दी है तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जितने अधिकारी हैं सारे नप जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि ये एक और अपराध हो गया। उसको पब्लिकली आपने किसी व्यक्ति को आपने पब्लिकली इस प्रकार के आरोप में उसका चेहरा दिखा दिया पब्लिक के सामने, तो यहाँ तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पे बनाई। अब यहाँ पर जो है पुलिस पे एक और केस बनता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस प्रकार पुलिस आपको बिल्कुल डरा धमका नहीं सकती। अगर डराए धमकाए, जो डराया और धमकाया जाएगा वो सिर्फ आपके डर की वजह से धमकाया जाएगा। आप जितना डरेंगे उतना आपको डराया जाएगा। तो आप साफ मना करें कि हम 18 साल से ऊपर हैं, हमें अपने पेरेंट्स से बात नहीं करानी, और आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं तो बताइए कौन से चार्जेस में अरेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, निर्भीक होकर अपनी बात जो है बड़ी दृढ़ता के साथ रखें, और ये तभी आएगा जब आप अपने कानून के बारे में जानेंगे। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। आप सोचेंगे कि पुलिस जो है कौन कौन से सेक्शन लगाने की धमकी दे सकती है। यहाँ पर पुलिस 2-3 सेक्शन लगाने की धमकी दे सकती है, जो या फिर उसके पास छोटी मोटी जो पावर है इस सिलसिले में, वो है सेक्शन 42 CRPC या सेक्शन 151 CRPC। उसके तहत भी ये कार्रवाई करती है। लेकिन मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, बहुत तरीके से बता रहा हूँ कि सेक्शन 42 CRPC क्या है। आप इसको खुद पढ़िए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पढ़ने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं सेक्शन 42 CRPC और सेक्शन 151 CRPC के, वो डाउट्स आपके निकल जाएंगे, क्योंकि आप इसको खुद पढ़ रहे हैं, खुद अक्षर के अक्षर आप इसको पढ़ रहे हैं, और मैं आपको समझाता जाऊंगा। सेक्शन 42 CRPC आइए देख लेते हैं क्या कहता है, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई करने की धमकी दे सकती है। सेक्शन 42 CRPC, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। इसका सबसेक्शन 1 है, When any person who in the presence of a police officer, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, यानी किसी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या असंज्ञेय अपराध करने की उसकी संभावना है, refuses on demand of such officer, उस पुलिस अधिकारी के डिमांड करने पर यानी कि मांगने पर रिफ्यूज़ करता है, उसको मना कर देता है। क्या मना कर देता है? टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, यानी अपना नाम और अपना घर का पता देने से मना कर देता है। और गिव्स अ नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स, या फिर ऐसा नाम और पता अपना देता है जिससे उस अधिकारी को ये शक हो जाता है कि वो झूठा है। ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी असर्टेन्ड। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना झूठा नाम पता देने का जिसको शक है, ऑफिसर को यदि शक है कि उसने झूठा नाम पता दिया है, ही मे बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बाय सच ऑफिसर, उस अधिकारी के द्वारा, इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी असर्टेन,
इसलिए कि उसका नाम और पता जो है सही सही पता लगाया जा सके। तो देखा आपने सेक्शन 42 सीआरपीसी क्या कह रहा है, खुद देख लीजिए इसको। सिर्फ उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है जब पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में उसके सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, यानी कोई असंज्ञेय अपराध जो है घटित हो गया है, या एक असंज्ञेय अपराध घटित होने की संभावना है, और वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति से जिससे उसको ये डर है नाम और पता पूछता है। नाम और पता वो व्यक्ति सामने वाला बताता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये नाम और पता दोनों गलत बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है फॉर द पर्पस क्या, उद्देश्य क्या रहेगा यहाँ पर, कि उसका नाम और पता जो है वेरीफाई किया जा सके, असरटेन किया जा सके, निश्चित किया जा सके कि इसका नाम और पता ठीक है। यानी एक शक है, यहाँ पर भी कुछ ऑफेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर एक शक के बिना पर कि आपका नाम और पता गलत है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई अपराध होने वाला है जो कि असंज्ञेय है, गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर मैं कहूँगा यहाँ पर अपराध हो ही नहीं रहा है। अपराध तो हो यहाँ पर, पहले तो अपराध नहीं पता है कि वो कमरा उसने नॉक किया और उसको क्या मालूम किस तरह से उसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई अपराध होने वाला है। तो यदि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पर पुलिस वाले को ये क्लैरिफाई करना भारी पड़ जाएगा कि उसने किस परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में उस कपल को या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि उस कमरे में था। तो एक और यहाँ पर सेक्शन बनता है, सेक्शन 151। सेक्शन 151 आइए देख लेते हैं सीआरपीसी का क्या कहता है। उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर जो सही सही डेफिनेशन है क्या है और आप उस दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 151 सीआरपीसी, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देखिए पहले वाला था अरेस्ट करना है जब अब नॉन कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस होने वाला था। यहाँ पर जो अरेस्ट होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कोई संज्ञेय अपराध है, थोड़ा गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है, अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट। यानी ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जिसको ये ज्ञात हो रहा है कि कुछ संज्ञेय अपराध यहाँ पर घटित हो सकता है, गिरफ्तार कर सकता है विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी सीधा सीधा गिरफ्तार कर सकता है। एंड विदाउट अ वारंट, यहाँ पर उसको वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, बिना किसी वारंट के भी किसको गिरफ्तार कर सकता है, द पर्सन सो डिज़ाइनिंग, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का अपराध करने की सोच रहा है या इस प्रकार की कोई प्लानिंग कर रहा है या डिज़ाइन कर रहा है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और आगे एक और कंडीशन है, इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर, यानी उस ऑफिसर को ये भी लगता है दैट कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, यानी यदि मैं इसको गिरफ्तार नहीं करूँगा तो ये जो कार्य है ये घटित हो जाएगा, यानी और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसको रोकने का, इस क्राइम को रोकने का, गिरफ्तार किए बिना इसको कोई और चारा नहीं है। तो आपने देखा कि सेक्शन 151 क्या कहता है। मैंने आपको बताया सेक्शन 42 सीआरपीसी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके सिलसिले में है, वहाँ तो कोई अपराध बनता ही नहीं है और वहाँ पर यदि कोई गिरफ्तार इस तरह से होता भी है तो तुरंत नाम और पता सर्टेन होने के बाद, यानी ये निश्चित करने के बाद कि इसका नाम और पता ठीक है, उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, सिक्योरिटी पे, श्योरिटी पे, बॉन्ड पे, कैसे भी। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो 151 के तहत यदि कोई गिरफ्तारी होती है, यानी कि संज्ञेय अपराध, कोई गंभीर प्रकृति का अपराध होने वाला है या उसका शक है, और तो उस सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वहाँ पर भी पुलिस के लिए ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फ़लाँ व्यक्ति को यदि उस कमरे से गिरफ्तार किया है इसकी गर्लफ्रेंड के साथ या उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो ऐसा कोई अपराध वहाँ पर घटित होने वाला था, एक बहुत भारी पड़ने वाला है। तीसरी चीज़ जो है, पुलिस आपको क्या डरा सकती है कि एक प्रोस्टिट्यूशन उसको बता सकती है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन लगाना जो है वो इतना आसान नहीं है। पीछे की वीडियो में आपको मैंने बताया था PIT या 1956 जो इसका एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, उसका सेक्शन 2F जो है प्रोस्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूट के बारे में बताता है। तो ये पुलिस के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा कि किसी भी लड़की को तुम प्रोस्टिट्यूट बता दो। बिना किसी ठोस जानकारी, बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी लड़की को प्रोस्टिट्यूट बता देना यहाँ पर पुलिस के गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न केवल वो जो लेडी है वो पुलिस वालों के ऊपर मानहानि का और दूसरे तरह के मुकदमे करेगी, बल्कि आप भी जो है इसके अंदर सेक्शन 166 और 166A के तहत पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि
166 आईपीसी और 166 ए आईपीसी वो क्या है। इसमें जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी में फ़ेल करता है या वहाँ पर उसका कुछ लैक्यूना है जानबूझकर, तो वहाँ पर उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर उसकी वर्दी के स्टार्स उतरने में देर नहीं लगेगी। तो पुलिस जो है इस प्रकार किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो सोल पर्पस है पुलिस का, ये आपको डराना हो सकता है। और यदि आप डर गए तो समझ लीजिए आप फंस गए। समझ लीजिए कि आप फंस गए। हो सकता है आपको 500 रुपये देने पड़े, 1000 रुपये देने पड़े, या हो सकता है कुछ लाखों रुपए में आपका ये जो मामला निपटने वाली जो बात है, कुछ ले दे के मामला निपटने वाली बात है, वो लाखों तक में जा सकती है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप अपने कानून को जानिए, आप जानकार बनिए। आप ऐसा कोई भी अपराध नहीं करते हैं। आप में कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना, आप में आत्मविश्वास तभी आएगा जब आपको पता होगा कि आप कोई अपराध करते ही नहीं। जब अपराध करते ही नहीं आप, जब कोई अपराध हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको वहाँ पर पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए कि सर ये रहा मेरा आई कार्ड, और ये रहा मेरा नाम और पता, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरे बॉयफ्रेंड है, या हम दोनों फ्रेंड हैं और हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। ये आपका प्राइवेट प्लेस है। जो आपने होटल का रूम बुक कराया है ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ये प्राइवेट प्लेस है। ध्यान रखिए, यदि आपने इस प्रकार का कृत्य यदि आपने पब्लिक प्लेस में किया तो ये एक ऑफेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्ससीनिटी के और चार्जेस आपके ऊपर लगने वाले हैं। तो ये एक प्राइवेट प्लेस है। इस प्राइवेट प्लेस में आप दोनों बालिग हैं। आप जो चाहे करना चाहे करें। आपको फिजिकल रिलेशन बनाने हैं बनाएं, सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं, शारीरिक संबंध बनाने हैं, आप बना सकते हैं। बिल्कुल बालिग हैं, कानून आपको ये अधिकार देता है। और यहाँ पर आपको पुलिस से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अगर ये बात बोलेंगे कि आप किसी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं और ये सेक्शंस हैं जो कि आपको मालूम है, तो आप देखिएगा कि पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पुलिस उल्टे पांव वापस आ जाएगी, बिकॉज आपकी जो जानकारी है वही आपका बचाव है। जो आपकी जानकारी है वही आपका सशक्तिकरण है। योर नॉलेज इज़ योर एम्पावरमेंट। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये पूछा और संबंधित पुराने वीडियो से संबंधित आपने और क्लैरिफिकेशन मांगी, और मुझे लगता है कि मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया होगा। आपको जो जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी होगी। और ऐसे ढेर लोग जो कुछ टाइम अपना साथ में व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको आपके अधिकार, आपको आपका कानून जानने की। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर से बोलता हूँ कि जागरूक बनिए, जानकार बनिए, बिकॉज नॉलेज इज़ द पावर। जानकारी ही आपकी शक्ति है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज़ द माइटिएस्ट ऑफ ऑल।